नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 2। अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा शीत युद्ध का दौर। दुनिया की सबसे चर्चित कहानियों में से एक थी शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में जो हमें एक चीज देखने को मिली वो ये थी कि दो दुनिया बढ़ चुकी थी, एक साम्यवादी दुनिया, एक पूंजीवादी दुनिया। ये जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बढ़ चुका था, दो ध्रुव हो चुके थे। हमने लास्ट चैप्टर में जाना था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, और आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 जो हमारा है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। तो अब जिन्होंने चैप्टर 1 ना देखा, शीत युद्ध ना देखा हो, मतलब शीत युद्ध तो देखा तो मैंने भी नहीं है, मतलब जिसने शीत युद्ध ना पढ़ा हो तो वो पहले पढ़ ले और फिर इस चैप्टर की तरफ बढ़े। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 1। आइए आज जानते हैं कि सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हम पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए, शीत युद्ध में आप लोग शीत युद्ध के बारे में पूरा जान चुके हैं, सोवियत सिस्टम क्या होता है वो जान चुके हैं। अब ये भी हम और पढ़ेंगे। गोरबेचेव भैया कौन थे और इनका सोवियत संघ विघटन में क्या रोल था वो जानेंगे। सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल। विघटन की परिणतियां क्या थी, डायमेंशंस क्या थे वो जानेंगे। शॉक थेरेपी, यहाँ पे कौन से शॉक झटके दिए जाएंगे और किसको दिए जाएंगे वो भी जानेंगे। और भारत के क्या संबंध है पूर्व साम्यवादी देश और भारत के क्या संबंध है वो जानेंगे। देखिए, हम चाहे दुनिया की कहानियां पढ़ रहे हो, पर दुनिया की कहानियों में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भारत, कि जो कुछ पूरे दुनिया में हुआ उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा वो हम जानेंगे। अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे परिचय के बारे में, बर्लिन की दीवार के बारे में, सोवियत संघ के नेताओं के बारे में और लास्ट फाइनली एमसीक्यूज। ओके, सबसे पहले बात करते हैं परिचय या इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में देखा दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर का नाम है वो, हम लोग लास्ट जब चैप्टर पढ़ रहे थे शीत युद्ध जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जब दो ध्रुवीय विश्व की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो गुट है, एक गुट कौन सा है, अमेरिका समर्थित पूंजीवादी गुट है। या तो पूरी दुनिया में से ज्यादातर देश पूंजीवादी थे या अमेरिका के समर्थन में थे, या साम्यवादी मतलब सोवियत संघ के समर्थन में थे। अब भी अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि सोवियत संघ क्या है या यूएसएसआर क्या है, तो वो खुद के गाल पे खींच करके एक तमाचा मार ले, खींच करके एक चाटा मार ले, क्योंकि मैं तो मार नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन हूँ। ओके, खुद के मार ले, क्योंकि वो अपन लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। ज्यादातर देश या तो अमेरिका को समर्थन कर रहे थे, मतलब पूंजीवादी थे, या सोवियत संघ को, साम्यवादी को समर्थन कर रहे थे। तो इस प्रकार से दो ध्रुव, दो पार्ट्स में दुनिया बढ़ चुकी है। ध्रुवीय होना मतलब पोलराइज्ड होना, मतलब एक तरफ आपका किधर ना किधर आप जा रहे हैं, पोलराइज्ड हो रहे हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जैसे जब वोटों की बात चलती है तो वोटों के लिए भी कहा जाता है ध्रुवीकरण हो रहा है, कि वोटों को बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे बढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्यों हुआ, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध में बात थी ताकत की, कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और ताकतवर सभी रूप से, विशेष करके विचारधारा के रूप में। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमें ये पढ़ना है कि जो दो ध्रुवीय विश्व है इसका अंत कैसे हो गया। दो ध्रुवीय विश्व का अंत होने का क्या अर्थ है, कि क्या अमेरिका खत्म हो गया, क्या सोवियत संघ खत्म हो गया, क्या है इसका अर्थ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत की हम लोग बात करते हैं तो दो ध्रुवीय विश्व चल क्यों रहा था, शीत युद्ध के कारण चल रहा था। तो शीत युद्ध का खत्म होना ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत होना है। अब शीत युद्ध का खत्म होने का अर्थ क्या है, कि या तो अमेरिका हार गया या सोवियत संघ हार गया। तो यहां पर क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जो यूएसएसआर है वो टूट जाएगा, और जब वो टूट जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि सोवियत संघ हार चुका है और हारते शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जब हम अपने से ही हार जाएं तो फिर विदेशियों से क्या लड़ेंगे। तो जो सोवियत संघ के साथी थे, ठीक है, अब वही जब हट गए तो फिर अब जो रूस है या रशिया वो किससे लड़ेगा। तो यहाँ पर दो ध्रुवीयता विश्व का जो अंत है, दो ध्रुवीयता का अंत है वो यहाँ पर यही है, यूएसएसआर का पूरा विघटन, सोवियत संघ का जो पूरा विघटन है वो जानेंगे कि सोवियत संघ का एंडिंग किस प्रकार से हुई। देखिए, अब आप अगर चैप्टर्स की लिस्ट देखेंगे, चैप्टर 1 हमारा था शीत युद्ध का दौर। इस शीत युद्ध के दौर में आप लोगों ने अमेरिका के बारे में भी पढ़ा, और आप लोगों ने सोवियत संघ या जिसे मैं यूएसएसआर कहता हूं उसके बारे में पढ़ा। फिर आप लोगों ने चैप्टर 2 में ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो है यूएसएसआर के बारे में। पूरी कहानी आपको सोवियत संघ के बारे में समझ में आ जाएगी, किस प्रकार से वो बना, किस प्रकार से टूटा, क्या हुआ, किस प्रकार से सिस्टम चला करता था, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। चैप्टर 3 है अमेरिका का वर्चस्व। तो इसमें आपको किसके बारे में पता चलेगा, अमेरिका के बारे में। देखिए, अब
आप जो चैप्टर्स है उनको भी देखिएगा। पहला चैप्टर दे रखा है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर मतलब जो दुनिया है दो भागों में बढ़ चुकी है, अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है। दूसरे चैप्टर में दुनिया में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई है, और वो सुपर पावर कौन है? अमेरिका। क्योंकि दो ध्रुवीय का अंत हो चुका है, अब सब के सब क्या है? अमेरिका के पास में सब के सब अमेरिका के समर्थन है। क्योंकि आपने बात हो रही थी ताकत की, तो जब इनकी विचारधारा टूट गई, मतलब सबसे बढ़िया विचारधारा पूंजीवादी, तो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देखने को मिला। जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ और अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर देखने को मिला, तो उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में किस प्रकार से वो देखेंगे हम लोग। फिर चैप्टर 4 में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे कि अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए और कौन कौन सी शक्तियां उभर रही हैं, जिसमें हम लोग यूरोपियन संघ की बात करेंगे, हम आसियान की बात करेंगे, हम चाइना की बात करेंगे, तो उनकी बात करेंगे। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, ये 4 चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले में अमेरिका और यूएसएसआर की बात है, दूसरे में यूएसएसआर की बात है, तीसरे में अमेरिका की बात है, और चौथे चैप्टर में क्या होगा कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए कौन कौन से देश पैदा हुआ, देश मतलब कौन कौन सी ऐसी शक्तियां पैदा हुई हैं जो कि अमेरिका को टक्कर देंगी। ओके, वो आगे की बात आगे के चैप्टर्स में जानेंगे, पर आज की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बर्लिन की दीवार। अब आप लोग कहोगे सर हमने चाइना की दीवार के बारे में तो सुना था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब पहले तो ये बताओ बर्लिन है कहां पे, और ये बर्लिन की दीवार क्या है इसको समझाओ, और इसकी दीवार में कौन सा ऐसा हीरे मोती लगे हुए थे जो इतनी फेमस हो रखी है। क्योंकि चलो चाइना की दीवार तो सबसे लंबी है इसलिए भी फेमस है, तो बर्लिन की दीवार में ऐसा क्या बवाल था जो कि आज हमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो बर्लिन की दीवार का बवाल समझिए। देखिए पहली बात तो बर्लिन कहां पर है? बर्लिन है जर्मनी में, जर्मनी की आज राजधानी है बर्लिन। ओके, तो बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। ये जो आपको मानचित्र देखने को मिल रहा है ये किसका है? बर्लिन का है। पर अब भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग देखने को मिल रहा होगा, बोले इतना सा बर्लिन? नहीं बेटा, इतना सा नहीं है, बर्लिन बड़ा है। और बड़ा बर्लिन देखिए, मैं आपको यहां से अब जो मार्कआउट कर रहा हूं वो देखिएगा, इस प्रकार से जिधर जिधर मैं मार्क करता जा रहा हूं वहां तक पूरा बर्लिन है। ओके, ये क्या है? ये यहां से लेके यहां तक वो पूरा बर्लिन है। पर इधर वाला जो है ये वेस्ट बर्लिन है, मतलब पश्चिमी बर्लिन है, और इधर वाला क्या है? ये है ईस्ट बर्लिन। तो क्या हुआ था 1961 में, 1961 में क्या करा गया? इन दोनों के बीच में कर दी गई दीवार खड़ी। क्या कर दी गई? दीवार खड़ी कर दी गई। और दीवार किधर से बनी? ईस्ट बर्लिन की तरफ से बनी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि क्या है कि यहां पर वेस्ट बर्लिन में काफी विकास था, काफी डेवलपमेंट था, ईस्ट बर्लिन में, पूर्वी बर्लिन में नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि जो सोवियत संघ है, रशिया है, वो सारे के सारे यहां से संसाधन वहां ले जा रहा था और रूस का या रशिया का डेवलपमेंट कर रहा था। तो लोग यहां से भाग जाते थे, वेस्ट बर्लिन में चले जाते थे। तो सोचा गया रशिया के द्वारा कि यहां पे क्या कर दिया जाए? एक दीवार खड़ी कर दी जाए। तो जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसने यहां पे क्या करा? शुरुआत करवा दी। 13 अगस्त 1961 को इसकी शुरुआत करवा दी कि क्या बननी चाहिए? यहां पे वॉल बननी चाहिए, दीवार बननी, और फिर यहां पे दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये हो गया पश्चिमी बर्लिन, वो हो गया पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन, और ये दोनों क्या है? एक शीत युद्ध की सबसे हाईएस्ट चीज को आपको दर्शाते हैं, शीत युद्ध को ज्यादा दर्शाते हैं। वेस्ट बर्लिन जो है किसका समर्थक है? पश्चिमी विचारधारा का। किसका विचार है? पश्चिमी विचारधारा, मतलब पूंजीवादी विचारधारा का। और पूर्वी जो बर्लिन है वो किसका समर्थक है? साम्यवादियों का, साम्यवादियों का। तो ये क्या हुआ कि 1961 में यहां पर दीवार खींच दी गई, बर्लिन दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्लिन दीवार, जिसने जर्मनी को, बर्लिन को दो भागों में बांट दिया, वेस्ट बर्लिन मतलब पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। और यहां पर यह सिर्फ और सिर्फ दीवार एक शहर के दो भाग नहीं कर रही है, ये पूरे विश्व के दो भागों को दर्शा रही है कि एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। ये साम्यवादी हो गए, ये पूंजीवादी हो गए। सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के आधार पर क्या है? दीवार खींच दी गई। और फिर फाइनली 28 वर्षों के बाद उसको 1989 में, 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को ढहा दिया जाता है। कौन गिराएगा? पूर्वी बर्लिन के जो लोग हैं वो इस दीवार को गिरा देंगे। तो ये बर्लिन की दीवार काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई। कैसे तो इन द सेंस ईंट पत्थरों से बनाई गई होगी, ओके। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्लिन की दीवार है। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में। और जैसे ही यहां पर बर्लिन की दीवार गिर जाएगी तो पूरा जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। मतलब क्या होगा? पूरा ये एक हो जाएगा, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट का मामला नहीं है, अब सब क्या है? एक जैसे हैं, एक सब समान हमें देखने को मिलेंगे, ओके।
बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। सिंबल ऑफ डिवीजन या सिंबल ऑफ पार्टीशन ये दर्शाता है कि ये क्या है, ये पूंजीवादी दुनिया है। जो पश्चिमी बर्लिन है वो पूंजीवादी दुनिया है और यहां पर क्या है, ये साम्यवादी या समाजवादी दुनिया है। तो इसके जो विभाजन है, इस विभाजन का प्रतीक है, सिंबल है कौन, बर्लिन की दीवार। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। ठीक है, मतलब क्या थी, 1961 में 1961 में जो ये दीवार बनी है, ये पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या कर देती है, अलग कर देती है। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये देखिए, ये आपको दीवार पूरी 150 किलोमीटर लंबी, बहुत बड़ी दीवार है बेटा, 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार खड़ी करी गई। कितनी, 150 लंबी किलोमीटर ये दीवार खड़ी कर दी गई और फाइनली कब तोड़ा गया, इसको 9 नवंबर को तोड़ दिया गया। ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। और यहां पे इस पॉइंट को आप क्या करिएगा, जोड़िएगा, इंटरकनेक्ट करिएगा ऐसे। जब इस दीवार को तोड़ दिया गया तो दो चीजें हमें एक साथ देखने को मिली। पहला तो क्या, जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि अभी तक बर्लिन बटा हुआ था ना और बर्लिन जर्मनी का है, तो यहां पर ये वेस्ट बर्लिन ये पूंजीवादियों का, ये साम्यवादियों का। ठीक है, अब पूरे जर्मनी का एकीकरण हो चुका है और जर्मनी का एकीकरण इस दीवार की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी महत्वता थी कि इसके टूटने के बाद एक चीज और देखने को मिली, साम्यवादी खेमे की समाप्ति। जो साम्यवादी खेमा था, जो साम्यवादी गुट था, जो ग्रुप था, उसकी समाप्ति हो गई और इस समाप्ति के साथ हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, वो है शीत युद्ध की समाप्ति। वो क्या देखने को मिलेगी, हम लोगों को शीत युद्ध की समाप्ति देखने को मिलेगी। डन। तो ये दोनों क्या है, जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत करते हैं और शीत युद्ध भी यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस बर्लिन की दीवार की इंपॉर्टेंस आप समझे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक चीज आप और यहाँ पे एक और देखिएगा, 1961 में ये दीवार बनाई जाती है। डन। और 1961 के बाद 1962 में एक और चीज हुई थी, क्या हुई थी, क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये जो दौर है ना, ये दौर शीत युद्ध का पीकेस्ट पॉइंट था, चरम बिंदु था बिल्कुल, जबकि हाँ भाई बस अब तो लड़ाई होकर के ही रहेगी। तो यहाँ पर अब बर्लिन वॉल का बनना, क्यूबा मिसाइल संकट का होना, ये शीत युद्ध के हाईएस्ट पॉइंट है। पर उसका धीरे धीरे क्या होगा, शीत युद्ध और भी ठंडा ही होता जाएगा, बल्कि ना कि बढ़ेगा। ये देखिए, अब आपकी किताब में पहले पेज पे 3 तस्वीरें दे रखी है। पहली, लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। ठीक है, लोग आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे छोटा सा छेद कर रहे हैं कि देखो नहीं, आज से ही खत्म, टूट गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को भी क्या है, अपनी खोपड़ी में छेद कर देना है। मतलब ऐसे फाड़ना नहीं है खोपड़ी को, मतलब क्या करना है, मन लगा करके मेहनत करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट, एक चीज को दिमाग में डाल लेना है। और 12th में क्या करना है, हमें पॉलिटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा छेद कर रहे हैं। दूसरी दीवार में देखिए, दूसरी फोटो में देखिए, मतलब मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिराया गया। अब जो इधर का हिस्सा है दीवार का, उसको गिरा दिया गया कि मुक्त आवागमन कर सके, हम आ जा सके, कोई हमें रोक टोक ना हो। और तीसरा हिस्सा 1989 से पहले जो बर्लिन की दीवार है, वो बर्लिन की दीवार दिखाई गई है। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार मैंने आपको वैसे भी दिखा दी। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो मैंने क्या कहा, सरगर्म दौर मतलब जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, उस पॉइंट टाइम पर बर्लिन की दीवार खड़ी करी गई और ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। मतलब शीत युद्ध में सबसे ज्यादा आपको कुछ सिंबलाइज देखने को मिलेगा जिससे आप शीत युद्ध का अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो बर्लिन की दीवार है। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। ठीक है, किसने गिराया है, पूर्वी जर्मनी की जनता ने, इधर के जो लोग हैं उन्होंने इस दीवार को गिरा दिया। दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। ठीक है, अब जैसे ही ये गिराया गया तो दूसरी दुनिया का पतन, दूसरी दुनिया मतलब 2 दुनिया बनी हुई थी ना, एक पूंजीवादी दुनिया और दूसरी साम्यवादी दुनिया। तो यहां पे जो साम्यवादी दुनिया है उसका क्या हो गया, पतन हो गया, साम्यवादी दुनिया गिर चुकी है और उसके गिरते ही क्या हुआ, शीत युद्ध की भी समाप्ति हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में समझा दिया, 3 बड़े काम आपको देखने को मिले, दूसरी दुनिया का पतन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी का क्या हो चुका था, पूरा का पूरा एकीकरण हो चुका था। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हुआ कि
शीत युद्ध की समाप्ति हुई, बर्लिन वॉर तोड़ दी गई, शीत युद्ध की समाप्ति का होना, सोवियत संघ से अब अलग हो चुके थे जो राष्ट्र मिले हुए थे। अब उनमें से जो पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे, पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे, उन देशों में क्या हुआ, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि जो साम्यवादी शासन है ना, इसे हटाओ, इससे बर्बाद हो चुके हम लोग, पूंजीवादी शासन लेकर के आओ। तो अब क्या हुआ, यहाँ के 8 देशों की जो सरकार है वो क्या है, जनता के दबाव में आकर के उन्होंने साम्यवादी शासन को बदल डाला और साम्यवादी शासन से हट गए और वो पूंजीवादी शासन की तरफ चले जाते हैं। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। तो ये सब कुछ चुपचाप सोवियत संघ देखता रहा, वो कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? यह सवाल का जो जवाब है ना, वो हमें चैप्टर में मिलेगा। जब हम पूरा चैप्टर डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तब हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि सोवियत संघ कुछ भी क्यों नहीं कर पाया, कहाँ कमी रह गई। एक वो राष्ट्र जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं साम्यवाद समाजवाद का प्रतीक बन चुका था, वो राष्ट्र जो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ा रहा था, वो राष्ट्र जो दुनिया को एक नया रास्ता, नई विचारधारा, नई सोच दुनिया को दी, वो राष्ट्र कैसे चुपचाप हो गया? वो राष्ट्र, वो शेर जो दहाड़ रहा था बार बार में, वो राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ वहां का प्रतिनिधित्व बैठता है, बराबर में टक्कर देता है, दूसरे विश्व युद्ध में विपक्षी दलों को हिला देता है, वो राष्ट्र कैसे चुप बैठ गया? क्यों उसने इतनी चुपचाप से अपना विघटन होने दिया? क्यों उसने अपने बिल्कुल इस प्रकार से खत्म कर दिया कि उसकी सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया? क्यों वो कुछ ना बोल पाया? क्यों वो कुछ कर नहीं पाया? आपको भी दुख तो होता होगा कि कितना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया था लेनिन ने, वो साम्राज्य मिनटों में, झटकों में कैसे टूट गया और किस प्रकार से सोवियत संघ उस पर चू भी ना कर सका, मतलब कुछ बोल भी ना सका। ऐसा क्यों हुआ, देखेंगे। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई सेना ने दबाव डाला हो, सेना का कुछ नहीं था, आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव से। ठीक है, तो आम जनता है, उसने सामूहिक कार्रवाई करी, ठीक है, सभी ने मिलकर के कार्रवाई करी और वो साम्यवाद को नहीं चाहते थे। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ फाइनली क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब हम लोग जानेंगे सोवियत संघ के नेता। सोवियत संघ के नेता हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों के साइड में बॉक्सों में दिए हुए हैं, ठीक है, एक एक नेताओं के बारे में बता रखा है, 5-6 जो नेता हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये नाम आएंगे बीच बीच में, कभी लेनिन का, कभी निकिता क्रुश्चेव का, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इनके नामों में आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये व्यक्ति हैं कौन, ठीक है, कहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 का टाइम पीरियड है, मतलब 1870 में इनका जन्म हुआ और 1924 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह है लेनिन भैया। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी जो दल बनाया है वो किन्होंने बनाया है, इन्होंने बनाया है, इन्होंने स्थापना करी है। 1917 की जो रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर का जिम्मेवारी इन्होंने संभाली। देखिए, रूस में 2 क्रांतियां हुई हैं, एक हुई है फरवरी या मार्च की क्रांति। ये फरवरी या मार्च की क्रांति का जो चक्कर है वो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। वहां पे पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में 13 दिन पीछे रहता था। और फिर एक क्रांति हुई अक्टूबर नवंबर में। तो जो लेनिन भैया का रोल है ना, वो अक्टूबर से नवंबर वाली क्रांति में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो जो बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति हुई, उसके सबसे बड़े नायक है, सबसे बड़े हीरो हैं। और इस क्रांति के बाद काफी मुश्किलों का सामना रूस को करना पड़ा, और उन मुश्किलों का सामना लेनिन ने बिल्कुल डट करके करा, न कि किसी डर के साथ करा। 1917 से 24 में सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य के संस्थापक और अध्यक्ष। तो इन्होंने क्या करा, सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक। यूएसएसआर बनाया किसने है, यूएसएसआर किसने बनाया, लेनिन ने बनाया। और अध्यक्ष भी उसके रहे, 1922 से 1924 तक इसके अध्यक्ष भी रहेंगे। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी। तो मार्क्सवाद के सबसे बड़े सिद्धांतकार है, मतलब मार्क्स के सबसे ज्यादा विचारों को अपनाने वाला व्यक्ति कौन है, लेनिन है। और उनको अमली जामा पहनाने वाला, अमली जामा पहनाने का मतलब क्या है, देखिए, एक तो होता है सिद्धांत पढ़ना जानना, और ये ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको कोई बात बोलूं, आप मेरी बात सुनते भी हैं, ठीक है, इट्स ओके, और आप मेरी बातों से हो सकता है सहमत भी हो, इट्स ओके, पर आप उसे अमली जामा नहीं पहनाते। अमली जामा का मतलब उसे आप अमल नहीं करते, आप उसे लागू नहीं करते। मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ाई करा करो, हाँ हाँ सर कहते हैं तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पर आप पढ़ते नहीं, तो वो मतलब नहीं। तो ये मार्क्स के विचारों का सिर्फ और सिर्फ पढ़ते या सुनते ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, मतलब उन्होंने मार्क्स के विचारों को लागू कराया।
पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। तो आज भी पूरी दुनिया में जहां जहां पे साम्यवाद है उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, सबसे बड़े जो लोगों को प्रेरणा मिलती है साम्यवाद के लिए, वो कहां से मिलती है? लेनिन से मिलती है। कार्ल मार्क्स के बाद कहीं ना कहीं लेनिन एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है और कार्ल मार्क्स ने विचारधारा दी, पर लेनिन ने एक दुनिया के सबसे बड़े देश में जो कि रूस था, वहां पे इस विचारधारा को फैलाया, इस विचारधारा को लागू करा। तो लेनिन का एक अपना ही योगदान है। फिर आते हैं जोसेफ स्टालिन पे। जोसेफ स्टालिन का 1879 में बर्थ होता है और 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। आप लोगों को ये ईयर्स भी याद रखने होंगे, बिकॉज कि एमसीक्यूज जो आते हैं ना, वो एमसीक्यूज कभी कभार यही पूछ लिया जाता है जोसेफ स्टालिन का जो पीरियड है वो कब से कब तक रहा, जोसेफ स्टालिन की डेथ कब हुई, जोसेफ स्टालिन का जो बर्थ ईयर है वो कौन सा है। वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और देखिए हम लोग बोर्ड में है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड में हम लोगों को बेस्ट परफॉर्म करना है। क्या करना है? बेस्ट परफॉर्म करना है। तो बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते कि हम ये छोड़ दे तो कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा नहीं। लेनिन के उत्तराधिकारी, लेनिन के उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो सोवियत संघ या यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति गई है या साम्यवादी दल है उसके जो महासचिव बनते हैं वो जोसेफ स्टालिन बनते हैं। मतलब अब सोवियत संघ की जो जिम्मेदारी है किसके हाथों में? जोसेफ स्टालिन के हाथों में। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 53 के नेतृत्व। देखिए अब बहुत ध्यान दीजिएगा, जोसेफ स्टालिन का कार्यकाल पूछते हैं कि उन्होंने कब तक सोवियत संघ पर राज करा है, तो 1924 से 53 तक करा है। पर उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर पूछते तो 79 से 53 तक का है। तो देखिए सोवियत संघ को मजबूत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने काफी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उद्योगीकरण को आगे बढ़ाया है, ठीक है। और इसी समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता तो इतना ताकतवर सोवियत संघ को इन्होंने बना दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उनके बराबर बैठ करके मीटिंग्स करा करते थे। मतलब कहीं ना कहीं सोवियत संघ काफी पावरफुल बन चुका था। पूरी दुनिया में एक सोवियत संघ का सिक्का चलने लगा था, तो उनकी काफी नाम पॉपुलैरिटी हो चुकी थी। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने काफी तेजी से बढ़ाया। खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण करा। सामूहिकीकरण का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे पास ये जमीन है, आप भी किसान है, आपके पास मेरे पड़ोस में जमीन है, फिर और किसी की और किसी की। तो इन्होंने क्या कर दिया? सबकी जमीनों का सामूहिकीकरण कर दिया कि तुम सब मिलकर के काम करो, ठीक है। तो लोग इस बात से खुश नहीं थे, तो बलपूर्वक, ठीक है, जबरदस्ती लोगों से क्या करा? खेती की जमीन का सामूहिकीकरण करवाया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, ठीक है, कि सोवियत संघ जीता दूसरे विश्व युद्ध में, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? जोसेफ स्टालिन को ही जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। 1930 का जो टाइम पीरियड होता है काफी भयानक आतंक का रहता है। देखिए जोसेफ स्टालिन के लिए कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन हिटलर से भी बड़ा तानाशाह था, ठीक है। हिटलर भी इसके आगे कुछ ही नहीं था। मतलब जोसेफ स्टालिन हिटलर से भी ज्यादा बड़ा तानाशाह था, पर हम लोग हिटलर के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो पर ये उससे भी ज्यादा बड़ा तानाशाह था और इसलिए काफी लोगों में डर का माहौल उस समय बना रहा। पार्टी के अंदर भी जो जोसेफ स्टालिन के खिलाफ बोलता था उनको क्या निकाल दिया जाता था, ठीक है। और तानाशाही रवैया, जैसे मैंने कहा कि हिटलर से भी भयंकर तानाशाह यह था। फिर आते हैं निकिता क्रुश्चेव, 1894 से 1971। ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति पर हम लोग पूरे चैप्टर में, मैं तो नहीं, आप लोग काफी कंफ्यूजन में रहे होंगे अगर आपने पहली बार ये चैप्टर किताब में खोला होगा और पढ़ा होगा। निकिता क्रुश्चेव है तो आपको काफी समय तक तो ये लगा होगा निकिता दीदी है ये, तो निकिता निकिता निकिता, वाह कितना सोवियत संघ कितना आगे है, देखो महिला उस समय भी राज कर रही थी, गजब की बात है। फिर बाद में जब आपने यूट्यूब पर आए और आपने वीडियो देखा तो पता चला, रहे यार मनीष सर ने अब बताया निकिता क्रुश्चेव दीदी नहीं, ये तो भैया है, और भैया भी कहीं के अंकल है ये तो ठीक है। ये रहे निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से 1964 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली की आलोचक, ठीक है। तो ये स्टालिन ने जिस प्रकार से नेतृत्व किया, राज किया, उसके आलोचक थे, मतलब उसके विपक्ष में थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग, ये जो निकिता क्रुश्चेव है वो तानाशाही के खिलाफ थे। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, तो 1956 में कुछ सुधार इन्होंने सोवियत संघ में लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। तो पश्चिम के साथ क्या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखते हैं कि हम हमारा जो एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व है वो बनाए रखते हैं और शांतिपूर्ण, मतलब क्या होगा कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें। हंगरी के जन विद्रोह का दमन, ठीक है, हंगरी में जो जन विद्रोह हो रहा था इनके खिलाफ उसको दबाया गया। और क्यूबा के मिसाइल संकट में मेन रोल इनका है। लियोनिड ब्रेजनेव का जो ईयर है वो 1906 से 1982 तक का है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते 64 से 82 तक। 64 में निकिता भैया चले गए और लियोनिड ब्रेजनेव भैया आ गए। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। तो इन्होंने ये क्या कहा कि हम पूरे एशिया की सामूहिक सुरक्षा करेंगे।
एशिया को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। यह है लियोनिड ब्रेजनेव। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध, ठीक है, तो अमेरिका के साथ जो संबंध थे उसमें तनाव की कमी ये लेकर के आते हैं कि भाई तनाव कम कर दिया गया, काफी ट्रीटीज इन लोगों ने करी है। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन, चेकोस्लोवाकियन जन विद्रोह को इन्होंने दबाया और अफगानिस्तान पर भी आक्रमण में ये शामिल थे। फिर आते हैं मिखाइल गोर्बेचेव, 1931 से 2022, अभी 30-31 अगस्त को इनकी डेथ हुई है। ओके, तो मिखाइल गोर्बेचेव ये वही व्यक्ति है जिनके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ जो टूटा वो उसमें पूरा का पूरा जो योगदान है वो मिखाइल गोर्बेचेव भैया का ही है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति फाइनली राष्ट्रपति रहते हैं 85 से 91 तक। पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू करे। देखो इन्होंने क्या है, काफी रिफॉर्म्स, काफी सुधार सोवियत संघ में करे। पेरेस्ट्रोइका का मतलब या पुनर्रचना का मतलब क्या है कि हम वापस से क्या करें, रिस्ट्रक्चर करें। या हम लोगों ने जो एक विचारधारा को पकड़ लिया कि नहीं साम्यवादी ही बढ़िया है और इसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं, हमें वापस से पूर्ण रचना करनी होगी, फिर से हमें सही से क्रिएटिव करना होगा। और ग्लासनोस्त खुलेपन, इसका मतलब क्या था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा, हम पूंजीवादी बने, ठीक है। तो इसके जैसे सुधार इन्होंने करे। अमेरिका के साथ की होड़ पर रोक लगाई, बोला अमेरिका के साथ हमें होड़ नहीं करनी, अमेरिका अपनी जगह और हम अपनी जगह। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेनाएं बुला ली, ठीक है, तो अफगानिस्तान से भी सोवियत की सेना बुला ली और पूर्वी यूरोप से भी अपनी सोवियत की सेना इन्होंने वापस बुला ली। जर्मनी के एकीकरण में सहायक रहे और शीत युद्ध समाप्त किया। तो जर्मनी का एकीकरण मतलब वो जब इन्होंने सोवियत संघ का विघटन करना शुरू कर दिया तो ऑफकोर्स ही बात है जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा और शीत युद्ध समाप्त हो ही जाएगा। सोवियत संघ का विघटन का आरोप लगता है, इन पे कहा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन के आरोप पर कौन जिम्मेदार है, मिखाइल गोर्बेचेव जिम्मेदार है। अभी जब इनकी 30-31 अगस्त को डेथ होती है, 31 अगस्त 2022 को, और फ्यूनरल की बात आती है तो जो अभी वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो फ्यूनरल नहीं देते और वो कहते हैं कि हम खुश नहीं है इस बात से। मतलब डेथ से तो वैसे डेथ का तो था ही कि हाँ डेथ है, बट वो ये कहते हैं कि मिखाइल गोर्बेचेव ने सोवियत संघ को तोड़ा है, तो वो थोड़ा सा उस बात से नाराज है कि मिखाइल गोर्बेचेव उस चीज़ पे गलत थे, उन्होंने जो उस समय करा। अगर वो उस समय बनाए रखते जो व्यवस्था चली आ रही थी तो शायद आज रूस का या सोवियत संघ का दबदबा और भी बेहतरीन होता, ये पुतिन का मानना है। और बाकी पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े नेताओं ने मिखाइल गोर्बेचेव को शांति दूत बताया कि उन्होंने शांति स्थापित करी पूरी दुनिया में, नहीं तो शीत युद्ध अगर आज तक भी चलता रहता तो दुनिया में एक चिंता का माहौल बना रहता, ठीक है। देखिए दोनों ही पक्षों की बात कहीं ना कहीं सही है। पुतिन का भी कहना अपनी जगह सही है क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य लेनिन ने खड़ा करा और उस साम्राज्य को कोई व्यक्ति तोड़ करके चला जाए, अपने ही तोड़ करके चले जाए तो फिर बहुत दुख होता है ना। तो वो दुख पुतिन साहब का अपनी जगह सही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर मिखाइल गोर्बेचेव भैया नहीं होते तो सच में आज तक शीत युद्ध चलता रहता और हमें शांति देखने को नहीं मिलती, तनाव का माहौल ही देखने को मिलता। तो ठीक है, इट्स ओके, हमें तो इंडिया के हिसाब से पढ़ना है। फिर आते हैं बोरिस येल्सिन, 1931 से 2007, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, ठीक है। तो 1991 से 99 तक रूस के, देखिए अभी तक सोवियत संघ चल रहा था, अब रूस, क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी में बिल्कुल सेंटर तक पहुंचना, टॉप तक ये लोग पहुंचते हैं। गोर्बेचेव द्वारा इनको मॉस्को का मेयर बनाया गया, मॉस्को वहाँ की एक मेन सिटी है, वहाँ का मेयर बनाया गया। बाद में गोर्बेचेव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। देखिए गोर्बेचेव ने इनको मेयर बनाया, फिर गोर्बेचेव के आलोचकों में चले गए कि गोर्बेचेव ये गलत कर रहे हैं, ऐसा वैसा, और कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये है बोरिस येल्सिन। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व, ठीक है, और सोवियत संघ का जो शासन के खिलाफ जो विरोध का नेतृत्व है उसमें शामिल हुए। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई, तो विघटन में भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। देखिए अब क्या हुआ, जब साम्यवाद पूरा खत्म हो गया तो लोग पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, और ये जो पूंजीवाद की तरफ ले जाने में जो पूरा का पूरा योगदान रहा वो किसका रहा, अमेरिका का रहा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। तो उस शॉक थेरेपी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कष्ट, ये समस्या लोगों को, रूस के लोगों को भोगनी पड़ी, उसके लिए जिम्मेदार किसको, बोरिस येल्सिन को कहा जाता है। चलिए तो अब आ जाते हैं हमारा आज के एमसीक्यूज पे। मैंने पढ़ा दिया, अब आपको कितना पढ़ना समझ में आया कितना नहीं वो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। 1989 में पूर्वी जर्मनी का आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, और या उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी 1946 में, ठीक है, 1946 में, 1947, 1989, 1991।
लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से लेकर 1934, 1870 से लेकर 1924, 1870 से लेकर 1932 या इनमें से कोई नहीं। 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई? 1800 में, 1861 में, 1951 में, 1961 में। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से या जर्मनी से? तो आज के लिए आपके लिए 5 ही क्वेश्चन और आपको जवाब ऐसे देना, क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का बी, क्वेश्चन 3 का ए, बी, जो भी हो इस प्रकार से आप 5 के जवाब दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये भी बताएं आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।